Under the Azadi Ka Amrit Mahotsav series, today we will be discussing about chronic kidney diseases. Kidney is a very important organ of our body and it helps in eliminating the water and wastes from our body. So if the kidney gets damaged, all this waste gets accumulated. How this happens and what is a chronic kidney disease? For discussing this, we have with us here Professor Agarwal. He is the head of nephrology. Dr. Sanjay Agarwal, welcome. He is the head of Department of Nephrology in AIIMS. और हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे इसको हम इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्सन को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है. एंड सबसे पहले बिफोर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करें, मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताइए कि किडनी कैसे फंक्शन करती है. देखिए, किडनी के जो एक मेन फंक्शन है कि जो एक्सक्रीटरी जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालती है, ये चीज़ सबको मालूम रहती है. लेकिन किडनी के और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं वो लोगों को नहीं मालूम है, जिसमें कि एक मुख्य इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि नॉर्मल किडनी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. किडनी की बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. दूसरा, किडनी 2 हार्मोन और प्रोड्यूस करती है. एक तो एरिथ्रोपोइटिन होती है जिससे कि जो बॉडी का हीमोग्लोबिन है उसको नॉर्मल रखने में ज़रूरी होता है. दूसरा, विटामिन डी प्रोड्यूस करती है जिससे कि बॉडी में बोन की स्ट्रेंथ और मसल की स्ट्रेंथ ठीक बनी रहती है. तो बेसिकली एक्सक्रीशन के अलावा ये 3 हार्मोनल फंक्शन किडनी करती है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए. ठीक है सर, ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी जो बीमारियां हैं उनका भी असर किडनी पे पड़ता है और किडनी डैमेज होने से उसका असर इन बीमारियों पे और इन चीज़ों पे भी पड़ता है. तो अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और भी जैसे स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इसके बारे में तो लोगों को, कॉमन मैन को बहुत कुछ पता रहता है. बट अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करें तो इवन बहुत एजुकेटेड क्लास को भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बेसिक फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है. तो आज हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे. तो अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एक कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी समझने का है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो फंक्शन लॉस होता है वो किस फंक्शन का होता है. जैसे अभी हमने बताया कि 4 फंक्शन हैं. तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी फेलियर में जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो एक मेन फंक्शन है जिसकी बेसिस पे हम असेस करते हैं कि हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में किडनी फेल कर रही है या नहीं फेल कर रही है. तो इसलिए हमें फंक्शन मालूम होने चाहिए. तो किडनी के 3 फंक्शन जो अभी हम लोगों ने बात करी, एक तो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है. दूसरा, ये बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल किडनी फंक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट, एसिड बेस आता है, सॉल्ट होते हैं और डाइवेलेंट आयरन या कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है. तो जो बॉडी का पूरा इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको मेंटेन करती है. तीसरा, जो हार्मोनल फंक्शन की हमने बात करी, 3 हार्मोन है. एक तो रेनिन है जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. दूसरा, एरिथ्रोपोइटिन है जिससे कि हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है. और तीसरा, विटामिन डी है जिससे कि बोन स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है. इन 3 फंक्शन के लिए फिर जो किडनी फेलियर की बात आती है उसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन इज़ मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जिसकी बेसिस पे हम डिग्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ असेस करते हैं. तो किडनी स्पाइन के दोनों साइड एब्डोमेन में होती है. 2 किडनी होती हैं, मुट्ठी के बराबर होती है हर किडनी. और हर किडनी की जो यूनिट, जैसे एक मकान होता है उसमें एक ब्रिक होती है, वो उसकी यूनिट है. ऐसे ही किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. तो जो नेफ्रॉन में बेसिकली ब्लड जाता है और उसमें एक फ़िल्टरिंग एरिया होता है जिसको कि ग्लोमेरुलस कहते हैं. वहाँ से फ़िल्टर होता है ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिन पैसेज में आते हैं और वो यूरिन पैसेज से होके अल्टीमेटली बॉडी के बाहर निकल जाते हैं.
आपका मतलब है कि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन जो आप बोल रहे हैं बहुत सारे होते हैं, मिलियन हाँ, के करीब, 1 मिलियन और के बराबर ये एक छोटी किडनी छोटी छलनियों के जैसे होते हैं, जिसमें जो खून जब जाता है तो जो भी पदार्थ है वो उसमें से छान कर जाता है। हाँ, तो ये एक सिंगल नेफ्रॉन में जो जिसका कि कम जो फिल्ट्रेशन वाला है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो सिंगल नेफ्रॉन की होती है, और जब 1 मिलियन नेफ्रॉन को जोड़ देते हैं तो ओवरऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी की किडनी बन की होती जाती है, है। मतलब कि कितने अच्छी तरह वो छान सकता है हाँ, बेसिकली। तो जो एक्सक्रीटरी फंक्शन उसका जितना है वो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से मेजर करते हैं, और वो नॉर्मल एडल्ट में करीब 100 मिलीलीटर पर मिनट होती है। ठीक। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेज़रमेंट करना मुश्किल काम है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको हम डे टू डे में मेज़र नहीं करते हैं, और कम्युनिटी में तो बिल्कुल भी मेज़र नहीं कर सकते। तो इसको असेस करने के लिए जो हम बॉडी में टेस्ट करते हैं उसको सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। वो एक इनडायरेक्ट मेजर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको हम शॉर्ट में जीएफआर बोलेंगे तो प्रॉब्ली बेटर होगा। ठीक। तो सीरम क्रिएटिनिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, जीएफआर को असेस करने के लिए एक ब्लड टेस्ट है। जैसे ब्लड ग्लूकोज होता है ऐसे ही सीरम क्रिएटिनिन होता है। तो जो बॉडी में सीरम क्रिएटिनिन ब्लड में है उसके लिए 2 चीज़ समझना ज़रूरी, कहाँ से आ रहा है और ये कैसे एक्सक्रीट होता है। तो एक्सक्रीशन का तो हमने बताया कि किडनी से होता है, लेकिन कुछ सीरम क्रिएटिनिन जो है, जो क्रिएटिनिन है, वो गट से भी एक्सक्रीट होता है। आने के लिए 2 मेन सोर्स होते हैं, एक तो मसिल से ये जनरेट होता है, और एक जो हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं उससे जनरेट होता है। तो अल्टीमेटली सीरम क्रिएटिनिन जो मेज़र करते हैं, जिससे हम असेस करते हैं कि ये किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है, ये इन 2 चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए ये हमारा सीरम क्रिएटिनिन को हम मेज़र करके है। तो यहाँ पे मैं फिर से दोहराना चाहूँगी जो आपने बताया कि हम जो उसके छानने की क्षमता है, जिसको जीएफआर आप कहते हैं, उसको मेजर करना, नापना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो उसको नापने के लिए एक और तरीका है, इनडायरेक्ट तरीका है, जो है सीरम क्रिएटिनिन, मतलब खून की जांच करके क्रिएटिनिन का लेवल पता करना। और क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनता है, एक तो बनता है हमारे मसल से, और एक हमारा बनता है प्रोटीन से। जो भी प्रोटीन डाइट अगर ज़्यादा लेते हैं तो उससे हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो वो कितना क्षमता है यूरिन में जाकर, ब्लड में कितना रहता है, उसके लेवल के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी किडनी की किस तरह की छानने की शक्ति जो है, क्योंकि उसकी छानने की शक्ति से किडनी की हेल्थ के ऊपर हम बता सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि एक सीरम क्रिएटिनिन किसी का 1.3 है, तो 1.3 में 2 एग्जाम्पल हैं। अगर हम एक 80 ईयर का मेल है, उसका 1.3 है, तो वो चूँकि उसका मसल मास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जनरेट करेगा। तो 1.3 में उसका जीएफआर जो होगा वो करीब 80 के आसपास होगा। अगर वही हम बहुत कम वेट की और जिसकी कम मसल मास की एल्डरली फीमेल को ले लें, तो उसमें जनरेट तो कम हो रहा है और बॉडी में 1.3 बना है, तो उसका जीएफआर बहुत कम होगा। कि वही सेम क्रिएटिनिन की वैल्यू एक 80 kg मेल में अलग जीएफआर दिखाता है, और एक 40 वेट की फीमेल में अलग जीएफआर होता है। तो ये हमारे को ज़रूरी है देखना। हाँ, इसका मतलब कि 1.3 क्रिएटिनिन में किस पेशेंट का है, उसका बॉडी वेट और उसकी मसल मास इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू असेस कि जीएफआर कितना होगा। तो अगर हम खाली 1.3 को देखेंगे, माइंड में रखेंगे और उससे इनडायरेक्ट जीएफआर असेस करना चाहेंगे, तो वो मिसलीड करेगा इन 2 लोगों में। ठीक है। इसके लिए बजाय मेज़रमेंट के फार्मूलाज जनरेट हुए हैं, जिससे कि हम एस्टिमेट करते हैं कि अगर 1.3 सीरम क्रिएटिनिन है तो एस्टिमेट करके जीएफआर कितना होगा। तो नाउ वी हैव गॉट वन मेजर्ड जीएफआर एंड अदर एस्टिमेटेड जीएफआर। और ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि मेजर्ड जीएफआर और एस्टिमेटेड जीएफआर दोनों पैरेलल चलते हैं। मतलब हम बजाय मेजरमेंट करने के जीएफआर एस्टिमेट करेंगे तो वो भी रिलायबल होगा। ठीक है। कहाँ से जनरेट हो रहा है और कहाँ एक्सक्रीट हो रहा है, ये कंपोनेंट हम एस्टिमेटेड फार्मूला में रखते हैं,
और आजकल के टाइम में बहुत सारे फार्मूला, अब तक करीब 30 फार्मूला बनाए जा चुके हैं जिससे कि हम एस्टिमेट करते हैं जीएफआर। और करेंटली जो CKD AP फार्मूला है वो अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज़ बेस्ट फार्मूला एट द मोमेंट, जिससे कि हम सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू और एज और वेट को लेके जीएफआर एस्टिमेट करते हैं। हम यहाँ फिर कहेंगे कि मेजर्ड जीएफआर को मेज़र करते हैं, एस्टिमेशन इज ए एस्टिमेशन, बट स्टडीज हैज शोन दैट एस्टिमेटेड जीएफआर इज आल्सो इक्वली रिलायबल। ठीक है सर, तो एक बार फिर से अगर हम यहाँ समझें शुरू से जो आप बता रहे थे कि किडनी के फंक्शन ठीक है या नहीं है, किडनी डैमेज है या नहीं है, बेस्ट तरीका है जीएफआर करना। जीएफआर को हम मेजर करना बहुत मुश्किल है, एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट करने के लिए हम सीरम क्रिएटिनिन को यूज़ करते हैं, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन हमेशा हमें हेल्थ ऑफ किडनी नहीं बता सकता। वो सेम क्रिएटिनिन अगर सेम वैल्यू हो, एक इंडिविजुअल में हो सकता है किडनी खराब हुई हुई हो, एक हो सकता है इंडिविजुअल में किडनी ठीक हो। इसलिए हम सिर्फ क्रिएटिनिन देखकर ये नहीं अनुमान लगा सकते कि पर्सन की किडनी खराब है। उसको हमें फॉर्मूला में डालकर एस्टिमेटेड जीएफआर निकालना होता है और तभी हम बता सकते हैं कि किसी की किडनी नॉर्मल है या फंक्शनिंग है। जैसे हमने बात करी, नॉर्मल जीएफआर 100 मिलीलीटर पर मिनट होता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज इज बेसिकली अगर जीएफआर लेस देन 60 ml हो, इसका मतलब किडनी डिजीज़ है। बट ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, इसके लिए हमें कुछ और कंपोनेंट 2 तरह के होते हैं। जीएफआर 60 से कम है मतलब किडनी की बीमारी है, लेकिन एक्यूट है या क्रॉनिक है, एक्यूट वाली रिसेंट कुछ डेज़ या कुछ 1-2 हफ्ते से होती है और ये पोटेंशियली रिवर्सिबल होती है ज़्यादातर। बट क्रॉनिक रीनल फेलियर में ये जीएफआर लेस देन 60 है, बट ये मोर देन 3 मंथ से होता है। ये रिवर्सिबल नहीं है, एक बार अगर लो हो गया तो इसको वापस ठीक नहीं करा जा सकता। और दूसरी बात, ये विद टाइम प्रोग्रेस करता है। ये एक बड़ी पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है किडनी की बीमारी में कि एक बार जीएफआर एक लिमिट तक अगर डैमेज हो जाए तो भले ही आप कारण जिस वजह से किडनी डैमेज है वो हटा भी दें, तब भी किडनी अपने आप डैमेज होती रहती है, क्योंकि डैमेज हुई किडनी में जो रिमेनिंग किडनी है उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और फिर ऐसी फिजियोलॉजी बॉडी में होती है कि वो फर्दर डैमेज करती है और ये विशेष साइकिल चलता रहता है जब तक कि किडनी 100% डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि 2 तरह की बीमारी हैं। एक एक्यूट है, एक्यूट का मतलब छोटे ड्यूरेशन के लिए किडनी डैमेज हुई है और उसको डैमेज नहीं, इंजरी भी हम बोल सकते हैं क्योंकि वो ठीक हो जाती है और ठीक हो सकती है। लेकिन जो लंबे टाइम से 3 महीने से ज़्यादा लंबी है उसको क्रॉनिक बोलेंगे, और जब वो क्रॉनिक है तो ये कभी भी नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ सकती। हम इसका हो सकता है कि किस तरह से ये खराब होती जा रही है उसको थोड़ा धीमा कर सकें, उसको कम कर सकें, लेकिन ठीक 100% नहीं कर सकेंगे। मगर इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना हमारी किडनी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, जो पहले हम लोग वर्ड यूज़ करते थे एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर यूज़ करते थे, बट अब ये टर्मिनोलॉजी में 2 चेंज हुए। एक तो रीनल की जगह किडनी वर्ड आने लगा है, दूसरी बात फेलियर की जगह डिजीज़ या इंजरी आने लगी। इसके दोनों के अपने कारण हैं। एक तो रीनल वर्ड कॉमन पब्लिक के लिए बहुत कॉमन नहीं है, तो किडनी बोलने से पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बेटर होता है कि हम बीमारी समझा सकते हैं। दूसरी बात ये देखा गया है कि जब डिजीज़ या इंजरी हम यूज़ कर रहे हैं उस समय किडनी का फंक्शन अभी भी नॉर्मल है, मतलब किडनी फेल नहीं हुई है लेकिन उसको बीमारी हो चुकी है, तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोल रहे हैं। फिर इसीलिए वो लेट स्टेज की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी, वो पहले के टाइम में क्रॉनिक रीनल फेलियर बोली जाती थी। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजेस फिर हो गई हैं, जिसमें कि लेट स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऑफ टुडे इज़ बेसिकली क्रॉनिक रीनल फेलियर ऑफ यस्टरडे। ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन अगर क्रॉनिक किडनी को डिफाइन करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ ए डिजीज़ in which there is a evidence of kidney damage and or glomerular filtration rate is less than 60 ml. तो उसमें evidence of kidney damage is either there is a increase in serum creatinine in the blood or there is a excess protein in the urine. There is a excess protein in the urine or high serum creatinine
or there is a abnormal radiological test. If these are present, then if these are again persistent for more than 3 months in absence of reversibility, then the person will be labeled as a case of chronic kidney disease. यूरिन में जो एबनॉर्मलिटी है हम प्रोटीन देखते हैं और ब्लड में एबनॉर्मलिटी को सीरम क्रिएटिनिन देखते हैं. ये दो टेस्ट सफिशेंट हैं ज़्यादातर लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए. इसके साथ ये ज़रूर एक कंपोनेंट आता है कि ये एबनॉर्मलिटी 3 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी. प्लेन रेक्सी एब्डोमेन में हम किडनी स्टोन देख सकते हैं, वो एक एबनॉर्मलिटी है. उसमें GFR नॉर्मल भी है तब भी वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी अगर स्टोन 3 महीने से ज़्यादा है और स्टोन को निकाला नहीं जा सकता. इस टाइप से CT स्कैन होता है या कुछ सिस्टिक डिजीज़ होती हैं किडनी जिसमें किडनी में सिस्ट बन जाती हैं. तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और यूरिन में प्रोटीन नहीं भी है बट ये चीज़ें 3 महीने से ज़्यादा हैं तब भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम पेशेंट को लेबल करेंगे. अब हम बात करते हैं कि जैसे GFR हमने बात करी, अगर 60 ml से कम GFR है और 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो वो पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का होगा. अगर 60 ml से ज़्यादा GFR है मतलब नॉर्मल GFR है लेकिन उसमें एविडेंस ऑफ किडनी डैमेज है जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है उसमें, तो अगर किसी को प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है लेकिन GFR 100 ml है तब भी उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं. अब ये स्टेजेस हमने जो बात करी ये बेस थी GFR पे. फिर उसके बाद देखा गया कि जिसके एक मरीज़ है जिसका 45 ml GFR है और उसमें 2 टाइप के मरीज़ हैं. एक को 45 ml GFR है लेकिन प्रोटीन यूरिन में नहीं जा रही है और दूसरे को प्रोटीन ज़्यादा जा रही है. तो ऐसा देखा गया है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा जा रही है और GFR 45 है उसकी किडनी डैमेज स्टेज अर्ली स्टेज से लेट स्टेज में जल्दी पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू जिसमें प्रोटीन नहीं जा रही ज़्यादा. मतलब ये हुआ कि अब हम GFR के साथ जितना डिग्री ऑफ प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको भी जोड़ते हैं. तो अब हम किडनी डिजीज़ की CKD की स्टेजेस में 2 कंपोनेंट ले आते हैं. GFR कितना है एक बात और कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है. तो जितना ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट हीट डायग्राम है जिसमें कि कलर से डिग्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इसमें बताई गई है. जितना डार्क रेड कलर है उसमें सीरियसनेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ज़्यादा है. या तो उसमें स्टेज GFR की स्टेज 4 और 5 है या प्रोटीनूरिया की 3 स्टेजेज में स्टेज 3 है. और जो ग्रीन कलर है उसमें रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत कम है. नाउ ये चार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे ये पता लगता है कि एक तो सीवियरिटी कितनी है, दूसरी बात ज़्यादा जितनी सीवियर डिजीज़ है उतना फ्रिक्वेंटली पेशेंट को टेस्ट कराने पड़ते हैं. तो अगर वो पेशेंट रेड बॉक्स में है तो उसको शायद 2-2 महीने पे किडनी के टेस्ट कराने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जो येलो बॉक्स में है वो शायद 6 महीने में एक बार टेस्ट कराने पड़ेंगे. ये एक इंडिया की स्टडी है जिसमें कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ से जो हम लोगों ने इसमें 2017 में, ये अभी पब्लिश नहीं हुई है लेकिन इसमें 2 मैसेज हैं. नंबर 1, एक तो विद एज किडनी डिजीज़ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दूसरा किडनी डिजीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा है हर एज ग्रुप में एज़ कम्पेयर टू मेल. ये भी उसी स्टडी का हिस्सा है और इसमें कंपेयर किया है कि 1990 में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कितनी थी और 2017 में कितनी थी. और इसमें कलर है, अगर आप देखें 1990 में रेड कलर बिल्कुल नहीं है और कलर के साइड में आप देखें रेड कलर का मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रेवलेंस मोर देन 10 है और बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में लेस देन 5.5%. तो 1990 में कोई भी कलर रेड नहीं था किसी भी स्टेट में. दूसरी बात ये है कि पूरी कंट्री का अगर आप कलर देखें तो ये यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मैग्नीट्यूड अक्रॉस इंडिया सेम नहीं है. किसी स्टेट में 10% है, किसी में 8% है, किसी में 7% है. हाँ, तो अगर हम कॉजेज़ पे आएँ तो 5 मेन कारण हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, जिसमें से नंबर 1 डायबिटीज़ है, नंबर 2 ब्लड प्रेशर है,
नंबर 3 एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जिनको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। फिर एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जिसमें ट्यूब्यूल डैमेज होते हैं किडनी के, उसको हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज बोलते हैं। ये 5 कारण मिला के करीब 95% केसेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इन्हीं 5 कारणों से होता है। और इसमें डायबिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो करीब 40% क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं सर ज़्यादातर पेशेंट्स जो सीकेडी के होते हैं? देखिए, हमें प्रेजेंट करने के लिए अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करें तो शायद समझना आसान होगा। एक तो एक मेजर ग्रुप होता है जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसको कोई सिम्टम नहीं है। अब हम कहेंगे अगर सिम्टम नहीं है तो डायग्नोसिस कैसे हो रही है? तो ये वो ग्रुप है जिसका मरीज ने अपना इंश्योरेंस कराने गया है, तब उसके टेस्ट हुए हैं और तब पता लगा कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल कोई भी कंट्रास्ट एक्सरे होता है, जैसे एंजियोग्राफी होती है, उससे पहले किडनी फंक्शन कराए जाते हैं। तो ये इन 3 ग्रुप में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की डायग्नोसिस होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। चौथा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से फिर बॉडी में ज़्यादा एडवांस है तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कि हार्ट की ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, लंग में इन्फेक्शन हो रहा है, उस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। और कुछ पेशेंट का हमें सडन डेथ होती है, तब टेस्ट से पता लगता है कि उसको। एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ असर नहीं करती है। उसके डिटेल में शायद हम नहीं जा सकते, लेकिन इन शॉर्ट बॉडी का हर हिस्सा है जिसमें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो आई थिंक ऑब्वियस है, क्योंकि किडनी हमारा वेस्ट एक्सक्रीट करता है, तो जब एक्सक्रीट नहीं कर सकेगा तो सभी ऑर्गन्स और सभी सिस्टम्स पे इफेक्ट करेगा। वेस्ट बॉडी में जमा होते हैं वो फिर ऑलमोस्ट हर ऑर्गन बॉडी के को असर करते हैं। अब अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मरीज आया है तो उसका ट्रीटमेंट करने से पहले हम उसकी कंप्लीट डायग्नोसिस, तो सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट और किन वजह से हुई है, जैसे डायबिटीज़ है तो उसका टेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कितना है और उसका कैल्शियम फॉस्फेट कितना है, ये बहुत सारे टेस्ट करते हैं जो कि ओवरऑल किडनी की सीकेडी के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वी हैव कम टू नो सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले आपने ये समझाया कि किडनी कैसे फंक्शन करती है और कितने इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, और कैसे हम उसके फंक्शन को इनडायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, सीरम क्रिएटिनिन को लेकर एस्टिमेट कर सकते हैं जीएफआर का। उसके बाद आपने हमें ये भी बताया कि कितने ओवर द इयर्स बढ़ती चली जा रही है, और इसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें डायबिटीज़ एक मेजर कारण है। और क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो नेचुरली इंडिया में इसीलिए किडनी की डिजीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, और ये सभी सिस्टम्स पे इफेक्ट करती हैं, और इसलिए हमें इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर।